तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बूस्टअप कोर्स के लिए रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये चैप्टर मैं वैसे भी तुम लोगों को बताता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 4 to 5 क्वेश्चन 100% आने ही आने, तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें सबसे पहले तो जो वीडियो देखी है वो तो करनी ही करनी है। वीडियो में वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सब कुछ बता रखा है, लेकिन कुछ टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उससे कलर ऑफ द कंपाउंड कैसे देखते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस तरीके से होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में क्यूप्रा अमोनियम आयन का किस तरीके से होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो इसमें सीएफटी पर बेस मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना क्या है कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं डी ऑर्बिटल के चारों तरफ तो स्प्लिट कर जाते हैं डी ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी स्प्लिट कर जाती है। तो इसको थोड़ा सा ना मैं बता रहा हूं आपको। एक्चुअल में डी ऑर्बिटल की शेप आपको पता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड होती है। 3 की डबल डबल शेप होती है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड होते हैं। एक डी जेड स्क्वायर होता है और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। अब इसमें मान लो ये एक्सिस हैं, जेड एक्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये है। इसमें डी जेड स्क्वायर ये है, एक ऑर्बिटल बीच में जेड एक्सिस पर है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे होता है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे होता है। अब इसमें आप देखिए बाकी सब इसके बीच में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड इन एक्सिस के बीच बीच में लोब हैं जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करे। अब लिगेंड है मेरे पास जो 6 लिगेंड है। एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लिगेंड और मेटल के बीच में होता है। ये 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की बात कर रहे हैं। 6 लिगेंड इसके चारों तरफ आए तो इनमें क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इन सब के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन शुरू होगा, और इसमें किसी की एनर्जी ज्यादा किसी की एनर्जी कम, और एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी पहले अगर मान लो ये 5 ऑर्बिटल ये थे, तो ये 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ के यहां पर पहुंच गई। अब इसके बाद ये लिगेंड अपने आप को ऑक्टाहेड्रली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ऑक्टाहेड्रल डिस्ट्रीब्यूशन में ये लिगेंड बिल्कुल डायरेक्टली कॉन्साइड करेंगे इन ऑर्बिटल्स पर। इस तरीके से कॉन्साइड करेंगे, तो कॉन्साइड करने पर इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बाकी 3 ऑर्बिटल की एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्साइड कर रहे हैं। तो ये 2 ग्रुप में स्प्लिट कर जाएगा, T2G एंड EG ग्रुप। T2G की एनर्जी कम, जिसमें DXY DYZ और DXZ आएंगे, और EG में DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इससे डायरेक्टली कॉन्साइड कर रहा है, एंड DZ स्क्वायर आएगा। इट स्प्लिट्स इनटू 2 ग्रुप्स। ये आपका 3 में, दिस इज T2G DXY DYZ DXZ, और ये होगा DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये स्प्लिट कर गया, दिस इज द बारी सेंटर। इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है डेल्टा O, CFSE बोलते हैं इसको, और इसमें 0.4 डेल्टा O 0.6 डेल्टा O, ये हो जाएगा। सही है।
तो इस तरीके से ये स्प्लिट कर गया। अब हम इस पे आते हैं। अब कई चीजें मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। डेल्टा ओ की वैल्यू आपने पढ़ रखा, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे फिर ऊपर भरेंगे, है ना। और अगर डेल्टा ओ की वैल्यू पी से कम होगी तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेगा अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल। वो सब पता है आपको, वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं। अब देखिए, मैं यहां पर इसके बेस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो अच्छे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज हम कैसे डिसाइड करते हैं, जरा इसको हमें देखना है। बेसिकली मान लो मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेज हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेज है। मान लीजिए मेरे पास एक है CO, EN का थ्राइस 3+ है। एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, मान लो CO का ही NH3 का 6+3 है। और एक मान लो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास CO H2O का 6+3 है। तीनों मैंने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स, एक वैसी मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कोबाल्ट के सारे कॉम्प्लेक्सेज ले लिए और सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं। एक में EN लिगेंड ले लिया, एक में अमोनिया लिगेंड और एक में वाटर लिगेंड। और मैंने कहा कि 3 कलर मैंने आपको दे दिया। मान लो मैंने कलर दे दिए, रेड दे दिया, ब्लू दे दिया, ग्रीन दे दिया। मैंने कहा कि ये तीनों कौन सा कलर इमिट करेंगे, कौन सा कलर इमिट करेंगे। अब देखिए बड़ा डिफरेंस है। मैं इमिट कलर पूछ रहा हूं, एब्जॉर्ब करने वाला कलर नहीं पूछ रहा हूं। एब्जॉर्ब करने वाला कलर अलग चीज होगी और इमिट करने वाला कलर अलग चीज होगी। बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ द कलर, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये डेल्टा O बढ़ जाएगा, यानी यहां से यहां पर जंप करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी। मेरी बात को समझना। देखो एक बार अगर तुम्हारी समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट तो फिर कभी गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि गड़बड़ तुम लोग यही करते हो। तुम लोग क्या करते हो ना, इमिशन वाला कलर पूछा तुमने, अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ या अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंग आंसर कर दिया, पूरा गलत हो गया, पूरा गलत हो गया। इमिट होने वाले कलर का फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं बता सकते, केवल एब्जॉर्ब होने वाले की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी आप बता सकते हैं, इमिट होने वाले कलर की नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, अभी उसी पॉइंट पे मैं आने जा रहा हूं। तो यहां पर ये गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब होगी। कैसे पता चलेगा कि डेल्टा नॉट ज्यादा है? EN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया बॉर्डर लाइन केस है, वाटर इज ए वीक लिगेंड। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, फिर उसकी होगी, फिर इसकी होगी, एब्जॉर्ब होने वाले कलर की। एब्जॉर्ब होने वाले कलर की सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी। अब देखिए है क्या कि एब्जॉर्ब होने वाला कलर, अब मैंने तो इमिशन वाला पूछा। अगर ये मान लो क्वेश्चन ये होता कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का क्या कलर होगा तो हम आराम से बता सकते थे, फिर हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी होता। विब गियोर होता है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, रेड की फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होती है, और रेड सबसे लो हो गया और ब्लू ग्रीन, ब्लू सबसे ज्यादा हो गया तो हम इसको कह देते कि इट इज ब्लू। अगर एब्जॉर्प्शन होता तब की बात कर रहा हूं, इसको मैं कह देता ग्रीन और इसको कह देता रेड। अगर ये एब्जॉर्प्शन वाले कलर अगर आपसे पूछे जाते और ये कलर होते तो मैं सबका कलर डिसाइड कर देता। जितनी ज्यादा एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? डेल्टा O के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, और डेल्टा O का डिफरेंस किस में ज्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सबसे ज्यादा, फिर बॉर्डर लाइन केस है और फिर वीक लिगेंड। ये पॉइंट समझ में आया? अब लेकिन मुझसे तो ये इमिशन वाला पूछा गया। बेसिकली एक सर्कल आपको ध्यान रखना है। अब मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। विब गियोर, वॉयलेट, इंडिगो छोड़ दो, विब गियोर, ये मैंने 6 कलर इस सर्कल पे लिख दिए और इसमें सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं।
यानी अगर किसी ने वायलेट एब्जॉर्ब करा तो येलो कलर देगा, ग्रीन एब्जॉर्ब करा तो रेड कलर देगा, ऑरेंज करा तो ब्लू, या ब्लू एब्जॉर्ब करा ऑरेंज देगा। अब मैंने काम क्या करा कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिख दिए यहां पर। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ग्रीन। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ऑरेंज। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री है रेड। बेसिकली ये जो कलर है एब्जॉर्ब होने वाले कलर है, एब्जॉर्प्शन कलर है। एब्जॉर्प्शन में ये कलर एब्जॉर्ब होंगे। अब आप देखिए इसके हिसाब से ये तो आपका गलत हो गया ना, ये ब्लू ग्रीन रेड गलत हो गया। एब्जॉर्ब होने वाले कलर ये हैं, और इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? आप देखिए ग्रीन की, ऑरेंज की, रेड की। तो ये एक्चुअल में ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा, ये कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा, और ये कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? रेड एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कौन कौन से कलर देंगे? ये एब्जॉर्ब होने वाले कलर हैं। एब्जॉर्ब होने वाले कलर हैं तो ग्रीन का, इसका मतलब ये रेड कलर इमिट करेगा, इमिट कलर रेड होगा, रेड इमिट करेगा। और ये कौन सा करेगा? ऑरेंज का ब्लू, ये ब्लू कलर, ये आप बता ही नहीं सकते थे ऐसे, ब्लू इमिट करेगा। और ये आप देखिए रेड का ग्रीन, ये ग्रीन कलर इमिट करेगा। ये इमिट वाले कलर ये हैं, ब्लू कलर इमिट करेगा। तो ये आपको बड़ा ध्यान से करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो। इसमें एकदम गड़बड़ होती है। तुम लोग क्या करते हो ना, डेल्टा ओ का पता होता है और सीधे सीधे ये निकाल देते हो कि यही एब्जॉर्ब, यही इमिट, केवल ध्यान ही नहीं करना है कि कैसे करना है। अब आप देखिए ये आंसर आपका आ ही नहीं सकता था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में रेड कलर इमिट कर रहा है ये, इसमें ये ब्लू कलर, ये बीच वाला मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी का कलर कर रहा है, ये ग्रीन कलर इमिट कर रहा है। एब्जॉर्ब इसने रेड करा, इसने ऑरेंज करा, ग्रीन कलर, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इमिट करेगा ना। तो इसको आप ऐसे बता ही नहीं सकते, इसका तो कोई फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर रही, ना डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग, कुछ कर ही नहीं रहा। ये इंक्रीज हो गया, ये सबसे ज्यादा हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये कुछ नहीं बता सकते। तो कभी भी कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज का क्वेश्चन आए, बहुत केयरफुल हो जाओ, बहुत केयरफुल हो जाओ। एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर बिल्कुल सीधा सीधा है। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर तो खुश हो जाओ कि बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर आपसे इमिशन ऑफ कलर पूछा जाए तो और खुश हो कि और नहीं कर पाएंगे मैं कर दूंगा, और नहीं कर पाएंगे मैं कर दूंगा। तो अच्छे से उसको देखो, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकाल के एब्जॉर्ब होने वाले कलर लिखो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखो जो ये इमिट करेगा। एब्जॉर्ब होने वाले कलर हमेशा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये इमिट करेगा। इमिट की फ्रीक्वेंसी का कोई आइडिया नहीं होता है। ये मेरा पॉइंट समझ में आया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक कलर ऑफ द कंपाउंड। और कलर ऑफ द कंपाउंड केवल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। पहला पॉइंट ये मैंने एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाया, और इसको बहुत अच्छे से समझ के आपको क्वेश्चन के आंसर करते हैं। अब इसमें देखो एक चीज और है, एक होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना। बड़ा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या होता है और क्यों होता है? देखिए होता क्या है, फिर से मैं यहां पर ऑर्बिटल बना रहा हूं, फिर से ऑर्बिटल बना रहा हूं। ये डी जेड स्क्वायर बना हुआ है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना हुआ है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड उसके बीच में होंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये लिगेंड इन ऑर्बिटल्स को अप्रोच कर रहा है, इन्हीं के तो डायरेक्टली कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये ग्रुप ईजी ग्रुप है, ये ग्रुप बेसिकली ईजी ग्रुप है, ठीक है। ईजी ग्रुप है, बाकी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड होंगे जिस पर लिगेंड की अप्रोच
कम है, रिपल्शन हो रहा है लेकिन काफी कम हो रहा है, इसमें डायरेक्टली रिपल्शन हो रहा है। बेसिकली इन दोनों ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है कि एक में इलेक्ट्रॉन है एक में नहीं है, पहली बात, एक में दो है एक में एक है, दूसरी बात, ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक में दो एक में एक, या एक में एक में जीरो, दिस इज द अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लिगेंड पे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन इन दोनों ऑर्बिटल में किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, किसी में कम, या किसी में नहीं है किसी में है, यही तो हुआ। तो क्या होगा, लिगेंड और इन ऑर्बिटल के बीच रिपल्शन का एक्सटेंट कम और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा तो इसका जो लोब की लेंथ है वो दब जाएगी, नहीं दब जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी लेंथ बढ़ गई। मान लो इसमें नहीं थे इलेक्ट्रॉन या इसमें थे तो ये लेंथ क्या हो गई, दब गई, और ये लेंथ क्या रह गई, बड़ी रह गई। एक में दो थे एक में एक थे तो एक में ज्यादा दब गई एक में कम दबी। बेसिकली इन लोब के जो लेंथ है वो इक्वल लेंथ न रह के डिस्टॉर्ट हो गई। यही फिनोमेनन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, यही फिनोमेनन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है तो वो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं डालते हैं कि लेंथ बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो जाए, नेग्लिजिबल चेंज होता है तो उसमें हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन केवल ऑब्जर्वेशन में आता है जब अनसिमेट्रिकली ईजी ग्रुप के ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना, अनसिमेट्रिकली का मतलब एक में एक में जीरो, एक में दो एक में एक, इस तरीके से। अब ये कहां पर आएगा, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन समझ गए कि ईजी ग्रुप के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का इक्वली ना भरना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बनाता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में इन लोब की जो लेंथ है वो अनइक्वल हो जाती है, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक में कम, या एक में है एक में नहीं है, जिसकी वजह से रिपल्शन का एक्सटेंट अलग हो जाता है और इसका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसमें ऑब्जर्व होता है। अब कहां पर ऑब्जर्व होगा, अच्छा एक बात और है, अगर मैं D1 कहूं ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा, तो आंसर है नो, क्योंकि ऊपर तो कहीं जा ही नहीं रहा, ऊपर दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। D2 नो, D3 नो। नाउ ये नो वाला केस है किसके केस में, और यस वाला केस पे आते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं। D4 में अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा, यानी डेल्टा ओ की वैल्यू क्या रही, ग्रेटर देन पी हो गई, पेयरिंग एनर्जी से बढ़ गई। और अगर ये वीक लिगेंड हुआ तो ये इधर चला जाएगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, नहीं आ गया, एक में एक में जीरो, तो यस में अगर एक में भी कर रहा है तो वो यस वाले में आएगा, D4 क्लियर। D5 में आइए, D5 में यस में मतलब अगर डेल्टा ओ पी से ज्यादा है तो नीचे ही पांचों आ जाएंगे, और वैसे एक एक सब में आएगा तो नो वाला केस बनेगा, D5 नो वाला केस बनेगा, D5 नो वाला केस बनेगा। D6 पे आइए, D6 में अगर 6 नीचे ही आ गए, डेल्टा ओ अगर पी से ज्यादा है, और वैसे 5 और 1 6, अब भी ये हमें केवल इस पर निगाह रखनी है, ईजी ग्रुप के ऑर्बिटल में तो इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो D6 भी नो वाले केस में आएगा। D7 पे आइए, D7 में अगर 6 नीचे आ गए और 1 ऊपर आ गया तो ये यस वाले केस में आ गया, D7 यस वाले केस में आ गया, सही है। D8 में जब आते हैं तो वो कौन से वाले केस में आ गया, एक एक सब में और सिमेट्रिकल, तो ये नो वाले केस में आ गया। D9 में जब आते हैं तो D9 में फिर यस वाले केस में, एक में 2 और एक में 1, D9, और D10 में फिर नो वाला केस आ गया, तो D10 नो वाला केस।
इतने कॉन्फ़िगरेशन में नहीं मिलेगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इतने केसेज में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा। एक बार क्वेश्चन जो आया था सीबीएसई में, आपसे पूछा गया था कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ, ऑप्शन थे D4, D7, D8, D9, तो उसका आंसर था D8। 3 में मिल रहा है, D8 में नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब मैं इसमें ये 2 टॉपिक हो गए, एक कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और स्प्लिटिंग किस तरीके से हुई है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, दैट इज द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है और क्या क्या चीज, क्या क्या केसेज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से डिफर हो जाते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में। तो इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखो है क्या कि लिगेंड का नंबर इसमें 4 हो जाता है, 4 लिगेंड हो जाते हैं। और जब 4 लिगेंड होंगे, इसे मैं यहां से रब करता हूं पहले तो। देखो 4 लिगेंड में बिल्कुल उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि चारों इन 6 में से 4 पॉइंट पे आ जाएंगे, तो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम, ये डेल्टा O हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब 4 लिगेंड होते हैं और अपने आप को स्क्वायर प्लेनरली अरेंज करते हैं, तो ये लिगेंड डायरेक्टली इन 4 पॉइंट पे आएंगे, और ये चारों पॉइंट बेसिकली एक ही ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो है ये फर्दर स्प्लिट कर जाएगा, और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और dz स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी। इसको हटा देते हैं, dz स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी। फिर एक बात और है, क्योंकि ये xy एक्सिस है, तो जो dxy होगा उसका ऑर्बिटल पास आएगा इन कंपैरिजन टू dxz और dyz। तो dxy वाला जो आएगा, dxy के केस में एनर्जी बाकी 2 के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी, और dxy यहां पर आ गया, और ये 2 ऑर्बिटल dxz dyz आ गया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में इस तरीके से फर्दर स्प्लिट कर जाता है। अब मैंने तुम्हें बता रखा है, अब कहां पर डिफरेंस है, बस केवल वो पॉइंट तुम्हें देखने हैं, है ना। अदरवाइज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी हो जाता है कि एक केस आता है PtCl4, यहां मैं तीनों केसेज लिखने जा रहा हूं। एक केस आता है गोल्ड का, ये सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैं। एक केस आता है CuNH3 का 4 2+, ठीक है। यहां पर प्लेटिनम एंड गोल्ड का केस, ये 5D सीरीज के मेटल हैं, और ये मैंने वीडियो में बता रखा है कि 5D सीरीज के मेटल के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है और इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। और स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब पेयरिंग एनर्जी से बढ़ी, जिससे क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, और इन दोनों केसेज में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर जाते हैं, और इट शोज द dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाता है इन द हाइब्रिडाइजेशन, ये पार्टिसिपेट करेगा इन द हाइब्रिडाइजेशन। और ये भी एक क्वेश्चन है कि dsp2 में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो उसका आंसर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, एंड इट शोज द dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक तो क्लियर है
ये अब याद रखो, अगर तुम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करोगे तो क्लोरीन इज द वीक लिगेंड, और उस केस में दोनों केसेज में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन ये भी dsp2 शो करता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज, ये मैंने पेपर में भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये भी dsp2 शो करता है और ये बार बार पूछा जाता है ना। वैसे आपका sp3 आ रहा है लेकिन ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं हम क्यूप्रा अमोनियम आयन, और ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर कॉपर +2 होता है, और अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉपर का 5s1 4d10 होता है, 1-2 इलेक्ट्रॉन निकले तो d9 आ गया। अब d9 में एक इलेक्ट्रॉन हर हालत में यहां पर आना ही आना है, इसे तो हर हालत में sp3 शो करना चाहिए था, लेकिन ये शो करता है dsp2, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज है। वाई इट इज, क्यों ऐसा हो रहा है? तो अब आप देखिए इसमें होता क्या है कि वैसे अगर हम एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो 4s की एनर्जी कम है, 3d की और ज्यादा है, 4p की और ज्यादा है। ये ऑफ बाउ का एनर्जी लेवल है। 3d के ऑर्बिटल स्प्लिटिंग शो कर रहे हैं, और स्प्लिट होते होते जो लास्ट ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी 4p के ऑर्बिटल से बढ़ जाती है। 3dx² माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी 4p ऑर्बिटल से बढ़ जाती है, और जब ये 4p ऑर्बिटल से बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर पहुंच गया, और ये 4s का हो गया, और ये पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। ये भी एक क्वेश्चन है, क्यूप्रा अमोनियम आयन में कहां से कहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है? तो एक इलेक्ट्रॉन 3dx² माइनस वाई स्क्वायर से जंप करके ऑर्बिटल्स ऑफ 4p में चला जाएगा, ऑर्बिटल्स ऑफ 4p में चला जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? dsp2, और सबकी शेप क्या हो गई? स्क्वायर प्लेनर। सबकी शेप क्या हो गई? स्क्वायर प्लेनर। तो ये 3 स्पेशल केसेज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है हमेशा। एक केस मैंने आपको और बताया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, CONH3 का 6 + 3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्सेज बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। एक में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन +3 में, और +2 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दिस इज द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। अब देखो एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सब मैंने वीडियो में बताया है, हो सकता है कि इतना डिटेल में नहीं गए हो, लेकिन वीडियो में मैंने कवर करा हुआ है ना, उसे ध्यान से देखो। अब देखिए इसमें क्या है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आते हैं, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में हमें क्या मिलता है? ये पूरे ऑर्बिटल अपोजिट मिलते हैं, T2g का लेवल ऊपर और Eg का लेवल नीचे। ऐसा क्या हो गया कि ये पूरे चेंज हो गए, और फिर ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा O, इससे केवल 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा T मिलता है। 4/9 टाइम्स डेल्टा O का डेल्टा T के बराबर होता है। तो इतनी कम क्यों हो गई? फिर क्या होगा ना कि अगर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा दिए, मैंने मान लो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दी, 5d सीरीज का मेटल लगा दिया, तो उसमें जब ये 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O ही रह गई, तो ये बढ़ते बढ़ते भी कभी भी पेयरिंग एनर्जी को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी इज फिक्स्ड, और जब तक क्रॉस नहीं कर पाएगी तब तक लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज नहीं मिलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज नहीं मिलेंगे। ठीक बात? तो यहां पर हमेशा टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज आते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि ये पलटा क्यों? आप देखिए जब 4 लिगेंड हैं, सोचिए ये 4 लिगेंड अब स्क्वायर प्लेनरली तो कर नहीं रहे, ये तो कहीं बीच में कर रहे होंगे, टेट्राहेड्रली अप्रोच कर रहे होंगे, और जब ये टेट्राहेड्रली अप्रोच करते हैं तो इसके पास ऑर्बिटल ऑफ T2g आ जाते हैं, dxy, dyz और dxz आ जाते हैं,
और दूर चले जाते हैं कौन से ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूर चले जाते हैं डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसकी वजह से रिपल्शन का एक्सटेंट ऑर्बिटल्स ऑफ T2g के ऑर्बिटल में बढ़ जाता है और Eg के ऑर्बिटल में कम हो जाता है, क्योंकि वो दूर हो गए टेट्राहेड्रल अप्रोच की वजह से। और यही कारण है कि इसमें ये पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है। और ये चेंज किस तरीके से हुआ, यहां पर तो आ गए दो, क्योंकि इससे हो गए दूर डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द Eg, और इसमें आ गए तीन डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, दिस इज द T2g, और इसका जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टी and it is 4/9 times of delta O, 4/9 times of delta O। तो ये डेल्टा टी इसका 4/9 टाइम्स रह गया और पलट गया, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि कौन से ऑर्बिटल के पास आ गया, T2g के ऑर्बिटल के पास आ गए ये चारों लिगेंड और Eg के ऑर्बिटल से दूर चले गए। अब और कभी भी ये कुछ भी लगा लो, चाहे 5D सीरीज का मेटल लगाओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाओ, ये एनर्जी डेल्टा टी कभी भी पेयरिंग एनर्जी को क्रॉस नहीं करती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इट ऑलवेज फॉर्म द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इट ऑलवेज फॉर्म द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब दूसरी बात यह है व्हाई इट इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। देखो ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, इंजीनियरिंग का एग्जाम था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का डीसी का, उसमें ये पूछा था व्हाट इज द रीजन, और उसका रीजन सुनो क्या रीजन है। बेसिकली देखो यहां पर क्या हुआ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में 6 लिगेंड होते हैं, पता है, अब रह गए 4 लिगेंड, रिपल्शन 2/3 कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो बेसिकली 2/3 रिपल्शन कम हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिगेंड 6 to 4, 6 से 4 लिगेंड होने की वजह से ये रिपल्शन 2/3 रह जाता है। दूसरा पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में डायरेक्ट ऑर्बिटल के आमने सामने लिगेंड आ रहा था, डायरेक्टली आमने सामने आ रहा था, यहां पर डायरेक्टली आमने सामने नहीं आ रहा, पास में जा रहा है, तो लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्साइड होने की वजह से फर्दर 2/3 कम हो जाता है। लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्साइड ना होने की वजह से फर्दर 2/3 कम हो जाता है एंड इट बिकम्स 4/9 टाइम्स। तो ये 4/9 की जो मैजिक फिगर है वो यहां से आई है, 2/3 कम हुआ है ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिगेंड, 6 से 4 हो गए, और फर्दर 2/3 कम हुआ है ड्यू टू द लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्साइड इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड के बीच में डायरेक्ट कॉन्साइड ना होने की वजह से, डायरेक्ट आमने सामने ना आने की वजह से 2/3 और कम हो जाता। तो ये 4/9 टाइम्स इसलिए रह गया। तो ये मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको डिस्कस करा है। इसमें कलर, आपको कलर में बड़ी मिस्टेक होती है, आपसे एब्जॉर्प्शन का कलर पूछा गया है तो अलग आंसर होगा, इमिशन का कलर पूछा गया अलग आंसर होगा। एब्जॉर्प्शन का बड़ा आसान होता है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आंसर कर सकते हो विबग्योर देखकर। इमिशन का कलर नहीं बता सकते, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं चलती, वहां एब्जॉर्प्शन का कलर निकालो कॉम्प्लीमेंट्री, उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री देखो क्या कलर उसने इमिट करा, उसके हिसाब से आंसर करना है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज के 3 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। इसमें मैंने मतलब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर लिया है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्यों ये ऊपर नीचे हो जाता है, क्यों ये 4/9 टाइम्स रह जाता है, इसीलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज शो करता है। अब देखिए कुछ कॉम्प्लेक्सेज में बड़ा ध्यान रखना है। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, यही तो पढ़ते हो ना। कई जगह पर, मतलब कुछ, कई नहीं, कुछ जगह पर इनर ऑर्बिटल होने के बाद भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इसी तरीके से हम उल्टा भी पढ़ते हैं, कहीं पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि आउटर ऑर्बिटल है लेकिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है।
ये दो एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करूंगा, और उस दोनों एग्जाम्पल को ध्यान रखिए। बाकी तो सारे आपको पता ही है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है निकिल के 3 एग्जाम्पल, NiCl4 2 माइनस NiCN4 याद रख लो, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन लगातार, और कुछ के मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं। बेसिकली एक एग्जाम्पल याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, CrNH3 का 6 Cl3, क्रोमियम H+3। क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 होता है। क्रोमियम +3 में आया तो इसमें क्या होगा, 4s0 3d3 आ जाएगा। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, क्रोमियम +3 डायरेक्ट बना लेता हूं। 3d में 3, 4s0 4p है। अब मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं। बेसिकली अमोनिया बॉर्डर लाइन केस है और कोई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो ये वीक लिगेंड की तरीके से, मतलब डेल्टा O लेस देन P रह जाएगा, उस तरीके से बिहेव करने जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, कायदे में इसे यहाँ से भरना चाहिए था, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन ये 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली हैं, इसे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ये 2 ऑर्बिटल खाली होने की वजह से पहले यहीं से भरना शुरू हो जाएंगे, जाने की जरूरत ही नहीं है। sp3d2 ये शो ही नहीं करेगा। क्वेश्चन आ चुका है, इस कॉम्प्लेक्स में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, तो आंसर इज D2sp3। सब लोग sp3d2 लगा देते हैं क्योंकि वर्किंग करके नहीं देखते हैं। और दूसरी चीज, जब भी इनर ऑर्बिटल होता है तो जनरली वो पेयर्ड करता है ना, लो स्पिन बनाता है। यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, यहां पर तीनों एज इट इज रहेंगे एंड इट इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली यहां पर NH3 का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां भर गया। और ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जहां पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इट इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कंट्राडिक्टरी हो गया ना, इनर ऑर्बिटल के बाद भी कौन सा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसी एक एग्जांपल NiCO4 होता है। NiCO4 में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इट इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि NiCO4 में जरा देख लेते हैं फटाफट, NiCO4 में क्या है, निकेल इज 0, निकेल का 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, और इसमें फोर एस 2 इलेक्ट्रॉन और आगे खाली पड़ा हुआ है 4p। अब क्योंकि CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड इफेक्ट है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड इफेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड में पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। आफ्टर लिगेंड फील्ड इफेक्ट ये आपके 3D में 10 हो जाएंगे, 4s खाली हो जाएगा,
4p खाली हो जाएगा और इसमें जाकर फिर CO अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। CO डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट ऑर्बिटल। अब आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, नहीं हो गया, आउटर ऑर्बिटल हो गया और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इट इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये भी कंट्राडिक्टरी हो गया। जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज होना चाहिए था, लेकिन ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल जनरली हाई स्पिन होते हैं, तो जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है, वहां तुम्हारे 5 नंबर का सवाल है ना। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान आएंगे, घर पे जाके कहोगे कि ये गलत कर दिया। ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को देख लो और ध्यान रखो कि ऐसा भी हो सकता है। जब ये दिमाग में रहेगा ना कि कहीं ये मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं कि ये लो स्पिन और हाई स्पिन की, तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि हाँ करके देख लेना चाहिए। अब इसमें एक टॉपिक और डिस्कस करने जा रहा हूं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल